हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम यूनिट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली क्या है और कैसे वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है। यानी जो हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन सिस्टम है वो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। तृतीयक स्तर पर मुख्य शासन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। यानी हमारे यहाँ पर जो उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी निर्णय किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किए जाते हैं। इसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी कहते हैं और शॉर्ट में यूजीसी भी बोल देते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने मानकों को लागू करता है। यानी उच्च शिक्षा से संबंधित इसके अपने कुछ मानक होते, कुछ नियम होते, जिनको ये जो लागू करता है विश्वविद्यालयों पर। और इसके अलावा सरकार को सलाह देता है कि किस प्रकार से उच्च शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और किस प्रकार से उच्च शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल बनाया जाए, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में समन्वय बनाने में मदद करता है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार से कार्य करें जिससे कि जो उच्च शिक्षा उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट की जा सके। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे भारतीय संविधान में शिक्षा की क्या स्थिति है, तो बता देते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किसमें? समवर्ती सूची में शामिल। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में शामिल है। वो है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में। अब देखते हैं, भारतीय शिक्षा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा, जो कि 1st to 8th क्लास तक बताई जाती है, 1ली से 8वीं तक की। और सेकंड है माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन, ये बताई जाती है 9th to 12th क्लास तक। और उच्च शिक्षा जो होती है वो माध्यमिक शिक्षा के बाद में ही शुरू हो जाती है, यानी 12th क्लास के बाद में ही हमारी हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा शुरू हो जाती है। अब आगे देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। तो यह भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम संबंधी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। यानी जो स्कूली शिक्षा है उसमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, क्या क्या पाठ्यक्रम में चीज़ें शामिल की जाएंगी, इन सभी मामलों में एनसीईआरटी ही सर्वोच्च निकाय है, यही तय करती है इस सब के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय यानी NUPEA, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE, यह शिक्षा प्रणाली और शिक्षक शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आपसे कई बार देखा भी होगा आपने, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है नेट के एग्जाम में, कि जो शिक्षक शिक्षा यानी अध्यापक की शिक्षा से संबंधित उसका प्रबंध कौन सी संस्था करती है, कौन सी परिषद करती है। तो ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों अध्यापक से संबंधित शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। अब आगे हैं उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा। बात करें उच्च शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षाएं शामिल होती है, तो उनमें तकनीकी शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित, इसके अलावा है व्यावसायिक शिक्षा, कला और वैज्ञानिक कॉलेज, और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, इसके अलावा शिक्षक शिक्षा यानी अध्यापक से संबंधित शिक्षा, ये सब शामिल होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या शामिल होते हैं उच्च शिक्षा में। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कला और विज्ञान कॉलेज, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, इसके अलावा शिक्षक शिक्षा यानी अध्यापक शिक्षा, ये सभी संबंधित होते हैं हमारे उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से। तो उच्च शिक्षा स्तर पर मुख्य शासी निकाय यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। तो ये हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा से संबंधित सर्वोच्च निकाय है। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि हमारे यहाँ पर उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित सर्वोच्च निकाय क्या है, तो वो है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अब हम आगे देखते हैं कि भारत में शिक्षा का क्या स्तर, जो इतिहास रहा है, क्या स्तर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो गुरुओं की देखरेख में दी जाती थी। गुरुकुल्स होते थे, वहीं पे जो विद्यार्थी वो वहाँ पर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे अपने गुरुओं से। तो हमारे यहाँ पे शिक्षा क्या है, वो गुरुओं की देखरेख में ही प्रदान की जाती थी गुरुकुलों में। तो इन आदेशों में ज्ञान अक्सर समाज के एक वर्ग के कार्यों से संबंधित होता था। तो जो गुरु हैं वो सिखाते थे, वो लेक्चर देते थे, उनमें जो ज्ञान है वो किसी वर्ग विशेष से संबंधित होता था। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या समाज पहले वर्गों में बटा हुआ था, तो विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं निर्धारित की गई थी। तो सबसे पहले वर्ग है पुजारी वर्ग, यानी ब्राह्मणों को। तो जो पुजारी वर्ग होते थे उनको किस किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उनको धर्म, दर्शन और अन्य सहायक शाखाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता था। यानी किस किस का, जो पुजारी वर्ग यानी ब्राह्मण होते थे उनको धर्म, दर्शन और अन्य सहायक शाखाओं का ज्ञान प्रदान किया गया था। जबकि जो योद्धा वर्ग था, जिन्हें युद्ध करना होता था, सैनिक वर्ग होता था, जिन्हें क्षत्रिय भी कहते हैं, उनको युद्ध के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया था। किस प्रकार से युद्ध किया जाए, उन्हें युद्ध नीतियों के बारे में सिखाया जाता था गुरुकुल में। अब आ गया है व्यावसायिक वर्ग, यानी जो वैश्य होते थे समाज में, वैश्य वर्ग, उनको व्यापार के बारे में पढ़ाया जाता था, व्यापार से संबंधित चीज़ों को सिखाया जाता था। और इसके अलावा हमारा जो चौथा वर्ण था श्रमिक वर्ण, यानी श्रमिक वर्ग यानी शूद्र, उनको आमतौर पर जो शैक्षिक लाभ है उनसे वंचित किया जाता था, उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता था। तो 4 वर्ग हो गए। पुजारी वर्ग को, ब्राह्मणों को धर्म, दर्शन और अन्य चीज़ों की जो शिक्षा दी जाती थी, जबकि जो योद्धा वर्ग है उन्हें युद्ध के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित किया जाता था। और जो योद्धा वर्ग है यानी जो क्षत्रिय होते हैं उनको युद्ध से संबंधित कलाओं के बारे में सिखाया जाता था, उन्हें युद्ध नीतियों के बारे में पढ़ाया जाता था। और जो नेक्स्ट है व्यावसायिक वर्ग यानी वैश्य, उनको व्यापार से संबंधित पहलुओं के बारे में सिखाया जाता था। इसके अलावा जो श्रमिक वर्ग है उनको शूद्र आमतौर पर शैक्षिक लाभ से वंचित थे। यानी जो श्रमिक वर्ग यानी शूद्र थे, ये आमतौर पर इन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, इन्हें सेवा से संबंधित कार्यों में लगा दिया जाता था। तो ओके, 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच सीखने के लिए महत्वपूर्ण शहरी केंद्र तक्षशिला और नालंदा बिहार थे। तो 200 से 400 ईस्वी के पूर्व जो सीखने के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो हमारे यहाँ पर शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो थे तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में है, तक्षशिला और नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इन संस्थानों ने व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान किया। तो ये पहले अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, तो ये बहुत ही सिस्टमेटिकली शिक्षा प्रदान की जाती थी इन संस्थानों में। और बौद्ध साहित्य, तर्क, व्याकरण और इस तरह के विषयों का अध्ययन करने के लिए कई विदेशी छात्रों को आकर्षित किया था। मतलब यहाँ पर क्या, विदेशों से भी जो छात्र आते थे अध्ययन के लिए, तो यहाँ पर विशेष रूप से बौद्ध साहित्य, तर्क और व्याकरण आदि विषय पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा इस्लामिक विद्वान अल-बरूनी, तो ये याद रखना, ही फैक्ट जो ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये इस्लामिक विद्वान अल-बरूनी थे। ठीक है, ये इनका जो टाइम पीरियड है, इनकी यात्रा के समय तक भारत में पहले से ही ब्रिटिशों के आगमन के साथ गणित की एक परिष्कृत प्रणाली थी, जो कि आधुनिक यूरोपीय शिक्षा भारत में आई। तो उन्होंने जब यात्रा की थी उस टाइम पे ही भारत में पहले से ही ब्रिटिशों के आगमन के आने, मतलब ब्रिटिश जो थे उनके आने के बाद में ही गणित की एक प्रणाली आ गई थी, जो कि यूरोपियन शिक्षा भारत में आई थी। अब आ गया, अंग्रेजी के आगमन के साथ आधुनिक शिक्षा भारत आई। यानी जैसे जैसे अंग्रेज हमारे देश में आते गए या फिर यूरोपीय जो हमारे देश में आते गए, उनके साथ ही हमारे यहाँ पर जो यूरोपीय शिक्षा भी भारत में आ गई। इसे नाटकीय रूप से पूरी शैक्षिक प्रणाली को बदल दिया। जो हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली थी अंग्रेजों के आने के बाद में, यूरोपियन के आने के बाद में, हमारे यहाँ पर पूरी तरह से जो शिक्षा प्रणाली है उसे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया। शिक्षित लोग नौकरी पाने में असफल हो रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हें नौकरी आसानी से नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वह रोजगारविहीन हो गई थी। यानी वो जिस भाषा में अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे, जिस बारे में वो पढ़ते थे, अब उस भाषा में उन्हें कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वर्तमान में भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के तहत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया। तो इसके लिए जो भारत में शिक्षा प्रणाली है उसको स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर के तहत प्राथमिक स्तर, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया।
सन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने, तो आज़ादी के बाद में जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद साहब, उन्होंने 64 समान शैक्षिक प्रणाली के साथ में पूरे देश में शिक्षा पर मजबूत केंद्र सरकार नियंत्रण की परिकल्पना की। यानी इन्होंने बताया कि शिक्षा इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए जो कि हमारे भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आए हो। तो इस तरह से उन्होंने एक मजबूत शिक्षा प्रणाली की वकालत की थी। सरकार ने शैक्षिक विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियाँ बनाने के लिए भी शक्तियाँ रखी। तो ये जो सारी शक्तियाँ थी, जो शिक्षा का विकास किस प्रकार से होगा, ये केंद्र सरकार के पास में थे उस टाइम पे, और पूरे भारत में शिक्षा के चुनिंदा पहलुओं को नियंत्रित कर सकती थी। इसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी ढंग से, जो प्रशासनिक नियंत्रण है, इसे प्रभावी ढंग से 1950 के दशक में शुरू किया गया। मतलब जो शिक्षा पे जो जोर दिया गया वो 1950 के दशक में इसे स्टार्ट कर दिया गया, जब 1952 में सरकार ने सामुदायिक विकास खंड के तहत गांवों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अधिकृत किया, जो कि 100 गांवों तक शिक्षा को नियंत्रित कर सकता था। इसके तहत 52 में क्या किया गया भारत के द्वारा, यानी 1952 में सरकार ने सामुदायिक विकास खंड के तहत, मतलब कुछ सामुदायिक विकास खंड बनाए जिनमें क्या था, कुछ गांवों को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाएगा और उसमें 100 गांवों को शिक्षा के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी 100 गांवों को शिक्षित करने का जो एक तरह से टारगेट बनाया गया। इसके अलावा भारत सरकारें 1968 और 1986 में शिक्षा पर नीति आयोग की रूपरेखा तैयार की। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो शिक्षा पर नीति आयोग की रूपरेखा कब तैयार की गई, तो ये है 1968 और 1986 में। ठीक है, तो ये शिक्षा पर नीतियाँ बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई और 1992 में एक्शन के जो कार्यक्रम उसको सुदृढ़ किया गया। ठीक है, तो 1992 में इस पर एक्शन लिया गया, इस कार्यक्रम पर एक्शन किया गया। सरकार ने DPEP यानी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसका क्या मतलब है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम और SSA शुरू करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की भारत ने। फिर से देखते, जो भारत सरकार ने उसने DPEP और सर्व शुरू करने के लिए कई उपायों की शुरुआत की। इसमें क्या क्या थे, इसमें सबसे पहले था कि शिक्षा अभियान सभी के लिए भारत की पहल और हर जिले में नवोदय विद्यालय और अन्य चुनिंदा स्कूलों की स्थापना की गई। इसके अलावा महिला शिक्षा में प्रगति के लिए बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे कि अंतरानुशासनात्मक अनुसंधान और मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो ये जो कुछ सुधार किए गए थे भारत में शिक्षा से संबंधित, इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई थी। एक तो ये बताया गया था भारत सरकार के द्वारा कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय होने चाहिए और कुछ अन्य भी स्कूल होने चाहिए, उनकी स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षा में भी प्रगति के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए और अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान और इसके अलावा जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है उनकी भी स्थापना की जाए। अब इसके कुछ हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, इसके कुछ प्रश्न हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो विधान के आंकड़ों के विषय में शिक्षा किस में है, अभी मैंने बताया कि संविधान में शिक्षा किस उसमें है, कौन सी सूची में है। ऑप्शन ए है आपका संघ सूची में, ऑप्शन बी है राज्य सूची में, या ऑप्शन सी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशेष पावर्स में। तो ये क्या है, हमारी समवर्ती सूची में। किसका विषय है ये, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। ओके, जिसमें कि समवर्ती सूची का विषय है कि इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकते हैं और राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है।